अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 20 है और इसके अंदर हम जो कंप्यूटर्स की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो हमने नोटबुक कंप्यूटर्स जो है वो डिस्कस किए थे। ये नोटबुक कंप्यूटर्स जो होते हैं ये कॉमन है, जो अमूमन आपके पास ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हमने आज जो डिस्कस करना है वो पर्सनल कंप्यूटर्स जो है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी कहते हैं। तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं कि आपके पास इस सिस्टम का जो यूनिट होता है या तो वो सेपरेटली जो है वो लेफ़्ट साइड पे नीचे रखा होता है, उसको टावर मॉडल कहते हैं। और दूसरा है डेस्कटॉप मॉडल। डेस्कटॉप मॉडल में कुछ इस तरीके से होता है कि आपका जो सीपीयू होता है या सिस्टम यूनिट होता है वो आपके मॉनिटर के नीचे जो है वो प्लेस किया जाता है। इसका जो साइज़ होता है वो एज़ कम्पेयर टू सिस्टम यूनिट जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो ये कम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है। अमूमन ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिन लोगों ने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर काम करना सीखा है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे। जैसे मैंने जो कंप्यूटर साइंस स्टार्ट की थी वो हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे की है, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप। उसकी पहली वजह ये है कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उसमें कीबोर्ड सेपरेट से होता है और चूँकि कीबोर्ड का साइज़ भी बड़ा होता है तो आप इजीली जो है वो उसके साथ वर्किंग कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं जी, नॉन पोर्टेबल। आप इसको लेके मूव नहीं कर सकते। जैसे आप अपने जैसे आप अपने लैपटॉप को कैरी कर सकते हैं और एक बैग में जो है वो आप कैरी करके लेके जा सकते हैं, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर्स को आप इस तरीके से नहीं कर सकते। नॉन पोर्टेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर्स दैट फिट्स ऑन द नॉर्मल साइज़ ऑफिस टेबल। तो ये ऑफिस टेबल के अंदर जो है वो इसका साइज़ जो है वो फिटेबल होता है। डिज़ाइन टू मीट द पर्सनल कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये इंडिविजुअल्स के लिए बना हुआ है कि आप अपने पर्सनल जो भी आपने कंप्यूटिंग करनी है वो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। ऑफन यूज बाई चिल्ड्रंस एंड एडल्ट फॉर एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट आल्सो। तो इसको हम इंटरटेनमेंट के पर्पस से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो गेम स्टेशंस हैं बच्चों के लिए वो भी इसके ऊपर आसानी से जो है वो आप सेट कर सकते हैं। जनरली यूज्ड बाय वन पर्सन एट ए टाइम, सपोर्ट मल्टीटास्किंग। तो ये मल्टीटास्किंग को भी जो है वो सपोर्ट करता है और एक टाइम पे एक ही पर्सन इसको ऑपरेट कर सकता है। टू कॉमन मॉडल्स ऑफ पीसीज आर डेस्कटॉप मॉडल एंड टावर मॉडल। तो ये हमने पहले से डिस्कस कर लिया है। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर MS DOS, MS विंडोज़ NT, लिनक्स एंड यूनिक्स। इसके अलावा आप इसमें ऐड कर लें कि एप्पल का मैकइंटोश जो है वो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में जो है वो अवेलेबल है। और चूँकि जो मैकइंटोश है वो सिर्फ एप्पल के ही हार्डवेयर के ऊपर रन करता है, तो इसलिए वो दूसरे हार्डवेयर जो कंपनीज़ बनाती हैं उसके ऊपर वो जो है वो रन नहीं करता। ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। ये हमारे पास दो मॉडल्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं वर्क स्टेशंस भी हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर्स होते हैं। पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर डिज़ाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड अदर प्रोफेशनल्स। तो अब हमारे पास कुछ स्पेसिफ़िक टास्क आ गए। जैसे इंजीनियर्स ने
बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें कंप्यूटिंग परफॉर्म करनी होती है, उसके लिए अलहदा से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं। आर्किटेक्ट इंजीनियर्स ने भी बहुत बड़े बड़े जो है वो मैप्स बनाने होते हैं, बिल्डिंग्स के जो है वो पहले से ही उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना होता है, उसमें काफ़ी कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एक पावरफुल कंप्यूटर चाहिए जो कि पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल हो, तो उसको हम वर्क स्टेशंस बोलते हैं। प्रोवाइड्स ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर, लार्जर स्टोरेज एंड बेटर ग्राफिक डिस्प्ले फैसिलिटी दैन पर्सनल कंप्यूटर्स। तो पर्सनल कंप्यूटर्स एज़ कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशंस जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर्स के वो ज़्यादा होती है। और इसके अलावा इनका जो डिस्प्ले होता है, ग्राफिक डिस्प्ले जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर्स ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पावरफुल कंप्यूटर्स बनाए हुए हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए हुए हैं, ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं अपने जो भी टास्क है वो परफॉर्म कर सकें। कॉमनली यूज़ फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उसको कैड भी बोलते हैं, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, सिमुलेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स एंड विजुअलाइजेशन। इसमें दो तीन टेक्निकल वर्ड्स आ गए आपके सामने। सिमुलेशन का मतलब है कि आप कोई एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जिसमें आप कोई ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है, या आपने जो है वो कोई टास्क परफॉर्म करना है। जैसे जो पायलट्स होते हैं, पायलट्स को बजाय के हम एक फुल फ्लेज जो है एयरक्राफ्ट दें और वो उसके ऊपर जो है ट्रैवल करें और सीखें, एक सिमुलेटर की मदद से एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें जो हमारे पायलट्स होते हैं जो अभी अंडर ट्रेनिंग होते हैं, वो इस सिमुलेटर में जब वो बैठते हैं तो वो उनको यही फील होता है कि वो एक जो है वो एक एयरक्राफ्ट में बैठे हुए हैं, वहीं पे ही उसकी जो है सारे जो टास्क है वो उसमें परफॉर्म करता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। इसी तरह जो नासा के इंजीनियर्स हैं, जब वो स्पेस में जाते हैं तो स्पेस का जो सिमुलेटर है उसका इन्वायरमेंट नीचे ही क्रिएट कर दिया जाता है ताकि उनकी ट्रेनिंग हो सके। तो चूँकि ये पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी हमारे लिए हेल्प कर देते हैं ताकि हम उनकी ट्रेनिंग कर सकें। जनरली रन द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और वेरिएशन ऑफ इट। जनरली देखा तो गया है कि वर्क स्टेशंस के ऊपर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन इसके अलावा लिनक्स भी होता है, विंडोज़ भी होता है, लेकिन पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ जनरली डिज़ाइन टू सपोर्ट द मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बता दिया है कि जी मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट को जो है वो करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। मेनली यूज़ बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एज ये तो हमारा वर्क स्टेशंस हो गया। इसके अलावा अब हम आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो हमारी नेक्स्ट जो कैटेगरी आ गई वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की आ गई। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो वर्क स्टेशन से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, यानी कि आप ये देख लें कि वो जो है इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो इससे ज़्यादा होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एज बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, हॉस्पिटल्स, रेलवेज़। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हमारे होते हैं वो इनफैक्ट बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे हमारे बैंक्स हो गए। और आप ये देखते हैं कि बैंक्स जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, यानी कि हंड्रेड्स में उनकी ब्रांचेस होती हैं, और हर ब्रांच जो है वो अपनी मेन ब्रांच के साथ कनेक्ट हुई होती है। और तमाम ब्रांचेस जब एक मेन ब्रांच के साथ कनेक्ट होती है तो वो जिस कंप्यूटर के साथ अटैच होती है वो मेन फ्रेम सिस्टम्स होते हैं। इसी तरह जब आप एटीएम मशीन्स जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो एटीएम मशीन होती है वो भी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से अटैच होती है, और जितने भी आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो वो इनफैक्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर
के थ्रू ही ये सारी फैसिलिटी होती है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज़ आ गई, हॉस्पिटल्स आ गए, रेलवे का सिस्टम भी पाकिस्तान में तो खैर मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम नहीं है रेलवे में, क्योंकि हमारा तो रेलवे जो है वो बहुत ज़्यादा 100 ईयर्स बैक का सिस्टम अभी भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हाईली डेवलप कंट्रीज़ में रेलवे का जो सिस्टम होता है वो बेसिकली मेन फ्रेम सिस्टम्स के साथ अटैच होता है। और मेन फ्रेम सिस्टम्स जो है वो जितनी भी ट्रैफिक होती है उसको वो ऑर्गेनाइज़ कर रहा होता है। इवन कि अगर कोई गाड़ी जो है अगर सिग्नल अगर रेड है तो वो खुद ब खुद ही रुक जाएगी। इवन कि अगर उसका जो ड्राइवर है अगर उसको चलाना भी चाहेगा तो वो नहीं चलेगा। तो ये सारे सिस्टम जो है वो हमारे मेन फ्रेम सिस्टम्स के साथ अटैच होते हैं। यूज़ फॉर डाटा हैंडलिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, तो ये डाटा हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है और इसके अलावा जो है वो प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफ़िल करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। यूज्ड इन सच इन्वायरमेंट वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स नीड टू शेयर ए कॉमन कंप्यूटिंग फैसिलिटी। तो बाज़ औक़ात हम कुछ इस तरीके से भी प्लेस कर दिया जाता है कि मल्टीपल यूज़र्स जो होते हैं वो एक ही टाइम पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को जो है वो एक्सेस करते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के ऊपर डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। जैसे किसी आर्किटेक्चर इंजीनियर का जो है वो कैड जो है वो इंस्टॉल कर लिया जाता है। तो कैड की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, कैड को जो प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि वो काफ़ी हैवी होता है। तो ये सॉफ्टवेयर जब मेन फ्रेम सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाता है तो इसके साथ डिफरेंट क्लाइंट कंप्यूटर से अटैच कर दिए जाते हैं, जो इसके साथ अटैच होने के बाद उसकी तमाम फैसिलिटी को, उसकी कंप्यूटिंग फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकती हैं। ओरिएंटेड टू इनपुट आउटपुट बाउंड एप्लीकेशंस, तो इनपुट आउटपुट बाउंड एप्लीकेशंस को जो है वो ये हैंडल करता है। टिपिकली कंसिस्ट ऑफ होस्ट कंप्यूटर, फ्रंट एंड कंप्यूटर्स, बैक एंड कंप्यूटर्स, कंसोल टर्मिनल्स, मैग्नेटिक डिस्क, ड्राइव्स, टेप ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, लाइब्रेरी, यूज़र टर्मिनल्स, प्रिंटर एंड प्लॉटर्स। तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी टर्मिनोलॉजीज़ आ गई। इसमें कई चीज़ों से तो आप फेमिलियर हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी भी हैं जिससे आप फेमिलियर नहीं हैं। तो हम इस डायग्राम की मदद से हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से जो है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो काम करता है। सबसे पहले तो फ्रंट एंड पे एक प्रोसेसर लगा होता है। ये आपके सामने फ्रंट एंड पे एक प्रोसेसर लगा हुआ है। इसके साथ डिफरेंट क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं, इसको यूज़र टर्मिनल्स भी कहते हैं। अभी तो आपको ये 3 टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं, तो 3 से ज़्यादा भी अवेलेबल होते हैं। तो अब ये अपनी रिक्वेस्ट इसको सबमिट करवाते हैं। जब एक रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट होती है तो वो रिक्वेस्ट होस्ट प्रोसेसर के पास जाती है। तो होस्ट प्रोसेसर के साथ एक कंसोल भी अटैच होता है। तो ये कंसोल किस लिए जो है वो अटैच किया जाता है, यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो इस कंसोल की मदद से इसकी सारी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा होता है। होस्ट प्रोसेसर के बैकएंड पे भी कई प्रोसेसर्स लगे होते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी किस किस्म की रिक्वेस्ट है। जिस किस्म की रिक्वेस्ट होती है उस किस्म की जो है उस जगह पे उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो बैकएंड के ऊपर भी कुछ प्रोसेसर लगे होते हैं, उसमें बैकएंड प्रोसेसर कहते हैं। तो बैकएंड प्रोसेसर में के साथ बड़े बड़े प्रिंटर्स अटैच होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इंजीनियर यहाँ पर बैठा हुआ है, उसने बहुत बड़ा मैप जो है उसका प्रिंट देना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से एक प्रिंट की कमांड यहाँ पर फॉरवर्ड करेगा। इसकी ये रिक्वेस्ट यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगी और ये प्रिंटर तक पहुँचेगी या प्लॉटर तक पहुँचेगी। डिपेंड करता है उसके साइज़ के ऊपर। अगर बहुत बड़ा साइज़ होगा तो वो प्लॉटर के पास जाएगा। अब यहाँ पर प्लॉटर क्या होते हैं, प्लॉटर भी प्रिंटर ही होते हैं। इसमें
हाई रेजोल्यूशन हमारे जो इमेजेस होते हैं वो प्रिंट किए जाते हैं। इसका साइज़ जो है वो प्रिंटर से भी बड़ा होता है। तो बैकएंड के प्रोसेसर जब इसको ये रिक्वेस्ट गई तो ये रिक्वेस्ट जो है वो बैकएंड प्रोसेसर में क्यू में लग जाती है, क्योंकि इस टर्मिनल के ऊपर कोई एक जो है एक इंजीनियर तो नहीं बैठा होता, बल्कि एक से ज़्यादा इंजीनियर्स बैठे होते हैं। तो आप ये देखें डॉटेड लाइन से ये जो है इंडिकेट किया जा रहा है कि एक से ज़्यादा जो है यूज़र्स जो हैं वो इस फ्रंट एंड प्रोसेसर के साथ अटैच हैं। तो अगर एक ही टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स अपने अपने जो है वो प्रिंट को अगर सबमिट करवाती हैं तो ये सारे जो प्रिंट की रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर क्यू में लग जाती है। तो अब कौन सा प्रिंट पहले देना है, कौन सा बाद में देना है, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो इस प्रोसेसर के थ्रू होती है। तो ये जो प्रोसेसर होता है वो जो क्यू लगती है, जो किसी ने अगर प्रिंट भेजा है, अगर एक ही टाइम पे 40 से 50 अगर प्रिंट की रिक्वेस्ट आ जाती है तो उसको किसी ना किसी मेमोरी में सेव करना पड़ता है। तो वो मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव भी हो सकती है, मैग्नेटिक टेप लाइब्रेरी भी हो सकती है। इसके बैकएंड पे अब तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हार्ड ड्राइव्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, पेंटाबाइट्स में आ चुकी हुई हैं। तो ये जो रिक्वेस्ट है वो किसी मेमोरी में जो है वो क्यू में लगाई जाती है और क्यू के बाद फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं वो काम करते हैं। Typical mainframe systems look like a row of large file cabinets and need a large rooms। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को रखने के लिए हमारे पास बहुत बड़े रूम्स जो है वो एलोकेट होते हैं। आल्दो कि इसका साइज़ कंपैरेटिवली पहले जो जनरेशन्स के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे उससे काफ़ी कम हो गया है, लेकिन जो पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा बड़े रूम्स जो है वो रिक्वायर थे। और दुनिया में जब पहला कंप्यूटर आया तो उसका साइज़ एक रूम से भी बड़ा था। तो इस तरीके से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है इवॉल्व करती जा रही है, कंप्यूटर के साइज़ बहुत कम होते जा रहे हैं। और इवन के आपकी जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, दीज आर सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी कैपेबिलिटीज़ रख दी गई हैं जो कि एक कंप्यूटर में होती हैं। जैसे आप बाय यूजिंग द मोबाइल डिवाइसेस आप वेबसाइट्स को विज़िट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डरिंग कर सकते हैं, फ़ेसबुक को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर आप डिफरेंट जो है वो वीडियोस को व्यू कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एक स्मॉल कंप्यूटर्स में, एक पर्सनल कंप्यूटर्स में जो कैपेबिलिटी होती है वो अब आपकी मोबाइल डिवाइसेस में भी जो है वो उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। स्मॉलर कॉन्फ़िगरेशन, स्लोअर होस्ट एंड सबऑर्डिनेट कंप्यूटर, लेसर स्टोरेज स्पेस एंड फ्यूअर यूज़र टर्मिनल इज़ ऑफन रेफर टू एज ए मिनी कंप्यूटर सिस्टम। तो इसकी जो है स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन होती है और इसको हम मिनी कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये हमारा अभी हमने डिस्कस किया है। अब हम आते हैं सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर। तो सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इनकी जो है वो प्रोसेसिंग स्पीड होती है। सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा किसी और कैटेगरी के कंप्यूटर में इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती। मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स अवेलेबल एट ए गिवन टाइम। तो जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। primarily used for processing complex scientific applications that require the enormous process power। तो हम इसका जो प्राइमरी यूज़ होता है वो बेसिकली साइंटिफिक और कॉम्प्लेक्स हमारी जो एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे नासा है, नासा ने अपने जो रॉकेट्स होते हैं वो स्पेस में जो है वो उन्होंने
लॉन्च करने होते हैं, तो ज़ाहिर है ये सारा सिस्टम किसी न किसी कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और उसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट प्रोसेसिंग जो है वो रिक्वायर होती है, क्योंकि जो सिस्टम होता है नासा का वो बेसिकली कंप्यूटर जो हमारा ये सिस्टम होता है उसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस इन्वॉल्व होती हैं और मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन करना सिर्फ़ और सिर्फ सुपर कंप्यूटर का ही काम होता है। वेल नोन सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस इंक्लूडेड, सुपर कंप्यूटर के ऊपर कौन कौन सी इस वक्त एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, मतलब हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस जो है वो सुपर कंप्यूटर के ऊपर हम रन करते हैं। उसमें हमारे पास है एनालिसिस ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिस्मिक डाटा। सिस्मिक डाटा बहुत लार्ज और बहुत माइन्यूट डाटा होता है। उसका जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। सिमुलेशन ऑफ एयर फ्लो अराउंड एन एयरक्राफ्ट, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम अगर सिमुलेटर बनाते हैं या हम कोई सिमुलेशन की इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग इन्वॉल्व होती है। तो सिमुलेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमने किसी पायलट की ट्रेनिंग करनी है तो हम बजाय कि उसको फ़िज़िकल एयरक्राफ्ट दें, हम एक सिमुलेटर क्रिएट कर देते हैं जो कि एक एयरक्राफ्ट की तरह का ही होता है। तो उसको सबसे पहले उसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है बजाय कि एक फ़िज़िकल उसको एक्चुअल जो है वो हम एयरक्राफ्ट दें और वो मिस्टेक करे और इतना एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट जो है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फिर हम सुपर कंप्यूटर की मदद से या हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो सिमुलेशन उनकी जो है सिमुलेटर जो है वो अगर कम स्पीड रिक्वायर करता है तो हम मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉम्प्लेक्स सिस्टम इस्तेमाल करना है तो फिर हमें सुपर कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। क्रैश सिमुलेशन ऑफ द डिज़ाइन ऑफ एन ऑटोमोबाइल, तो जब आपकी जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज़ होती हैं तो अगर उन्होंने सिक्योरिटी फ़ीचर्स या सेफ्टी फ़ीचर्स अगर अपनी गाड़ियों में ऐड करने हैं तो वो उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो किसी अपनी गाड़ी को किसी एक्सीडेंट के एक्चुअल इन्वायरमेंट में जो है उसको टेस्ट किया जाए। लेकिन ये उनके लिए ज़्यादा जो है वो फिजिबल नहीं होता कि एक एक्चुअल गाड़ी को जो है वो क्रैश किया जाए। तो क्या किया जाता है, सिमुलेटर के थ्रू या सिमुलेशन के थ्रू गाड़ियों को एक्चुअल एक्सीडेंट की जो है उस सिचुएशन में ला के देखा जाता है कि एक्चुअल उनके जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के फ़ीचर्स हैं वो किस तरीके से जो है वो काम करेंगे। सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सुपर कंप्यूटर के थ्रू जो है वो हम करते हैं। इसके अलावा वेदर फॉरकास्टिंग, दुनिया में कहाँ कहाँ पर वेदर की सिचुएशन है और ये विदिन अ मिनट्स विदिन अ सेकेंड्स ये वेदर की सिचुएशन है वो चेंज होती रहती है। तो इसलिए जो है वो फिर इसकी प्रोसेसिंग के लिए फिर सुपर कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आल्सो सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग, तो मल्टी प्रोग्रामिंग को भी सुपर कंप्यूटर्स जो है वो सपोर्ट करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स प्राइमरली एड्रेस द प्रोसेसर बाउंड एप्लीकेशंस, तो प्रोसेसर बाउंड एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती हैं जो प्रोसेसर इनिशिएट करता है और प्रोसेसर ने उसकी कंप्यूटिंग परफॉर्म करनी होती है, तो उसको हम कहते हैं प्रोसेसर बाउंड एप्लीकेशंस। तो सुपर कंप्यूटर्स का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो उन तमाम एप्लीकेशंस को रन करना है
जो सुपर प्रोसेसर बाउंड एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स की। तो पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स कौन से होते हैं? यूज़ मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल का मतलब है एक साथ चलना है, जैसे ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं वो एक साथ पैरेलल चल रही होती हैं। इसी तरह यूज़ मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फास्टर। तो ये एक टेक्निक है, इस टेक्निक के थ्रू हम एक ही टाइम पे पैरेलल प्रोसेसिंग करके जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम बहुत तेज़ी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस टेक्निक की वजह से हमारी जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी फ़ास्ट हो जाती है। आल्सो नोन एज़ पैरेलल कंप्यूटर्स आर पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स। इसको हम पैरेलल कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, इसको हम पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स भी बोलते हैं। Modern supercomputers employ hundreds of processors and are also known as massively parallel processors। तो सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं उनमें हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसर्स जो है वो एम्बेड किए जाते हैं और वो हंड्रेड ऑफ प्रोसेसर्स पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 6 प्रोसेसर हैं तो 6 प्रोसेसर का मतलब है 6 पैरेलल एप्लीकेशंस को साइमल्टेनियसली हम रन कर सकते हैं। तो इसको टेक्निकली हम क्या कहेंगे? इसको टेक्निकली कहेंगे मैसिवली पैरेलल प्रोसेसर्स। के मैसिव मैस से आता है, मैस का मतलब है एक बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे आप अगर कोई प्रोसेसिंग करते हैं तो उसको कहते हैं मैसिवली पैरेलल प्रोसेसर्स। ये आपके सामने एक सुपर कंप्यूटर है। तो ये एक सुपर कंप्यूटर जो है वो उसका कुछ इस तरीके से इन्वायरमेंट है और एक बहुत बड़े रूम में जो है वो प्लेस किया जाता है और इसमें हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसर्स जो है वो पैरेलल काम कर रहे होते हैं और इस रूम का टेम्परेचर भी जो है वो हमें मेंटेन रखना पड़ता है क्योंकि सुपर कंप्यूटर से काफ़ी हीट भी प्रोड्यूस होती है। क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर्स। तो क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर्स क्या होते हैं ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम आपको बताते हैं। डिफरेंट कंप्यूटर्स जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई वर्क स्टेशन भी है जो ज़्यादा प्रोसेसिंग जिसकी स्पीड है। इसके अलावा हमारे पास क्लाइंट कंप्यूटर्स भी हैं, जैसे हमारे पास लैपटॉप भी हो सकता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हो सकता है हमारे पास। तो ये सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो किसी न किसी नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं। तो नेटवर्क जो है वो लैन भी हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है और इंटरनेट भी हो सकता है। तो होता ये है कि ये सबसे पहले जो है वो इसके साथ कनेक्ट होते हैं और ये नेटवर्क फर्दर जो है वो आगे फाइल सर्वर और डेटाबेस सर्वर के साथ अटैच होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क स्टेशन ने अगर कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर करनी है तो वो सबसे पहले इस नेटवर्क के साथ अटैच होगा और वो नेटवर्क जो है वो डेटाबेस के साथ अटैच हुआ होगा। उस डेटाबेस में जो उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है उसको जो है वो उसको रिप्लाई किया जाता है। देखते हैं जी क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर में। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट हैज़ मल्टीपल क्लाइंट्स आर मोर सर्वर एंड अ नेटवर्क। तो आपके सामने हमारे पास ये सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं जो कि अटैच हुए हैं किसी सर्वर के साथ और सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है, उसको रिप्लाई करता है, फुलफ़िल करता है। क्लाइंट इज़ अ पीसी वर्क स्टेशन विद यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस running client processes that send the service request to the server। तो ये वही बात हमने की कि अगर कोई क्लाइंट है वो सबसे पहले ग्राफिकल यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस जो है उसके पास होगा, वो उसके थ्रू जो है वो उसके साथ जो है वो अटैच होगा और फिर वो रिक्वेस्ट को सबमिट करवा सकता है। Server is generally a relatively large computer that manages a shared resources and provides a set of shared user services to the client।
अब यहाँ पर सर्वर की बात की तो सर्वर क्या होते हैं, वो बेसिकली एक कंप्यूटर होता है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी हो सकता है, आपका सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है। उसके साथ क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो अटैच होते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो रिक्वेस्ट सबमिट करवाते हैं और सर्वर कंप्यूटर जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। सर्वर रन्स द सर्वर प्रोसेस दैट सर्विसेज क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर यूज़ ऑफ मैनेज रिसोर्सेज। तो सर्वर जो है वो उसका प्राइमरी जो गोल होता है वो रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। नेटवर्क में भी ये सिंगल लैन और वाइड एरिया नेटवर्क और एन इंटरनेट वर्क। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है। इन्वॉल्व्स splitting an application into tasks and putting each task on computer where it can be handled most efficiently। तो क्या होता है कि जो हमारे टास्क होते हैं उनको डिफरेंट फर्दर टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए क्लाइंट एंड अ सर्वर में बी डिफरेंट। तो हो सकता है आपके ये जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं इस पे विंडोज़ हो और आपका ये जो सर्वर है इसके ऊपर लिनक्स हो। तो ये दो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम हो। Common for one server to use the services of another server and hence act both as client and server। तो वन सर्वर जो है वो सर्व करता है दूसरे सर्वर को। अगर एक सर्वर दूसरे सर्वर को कोई रिक्वेस्ट जो है वो या सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उस सूरत में वो भी क्लाइंट सर्वर कहलाएंगे। Concepts of client and server computer is purely role based and may change dynamically as the role of the computer changes। तो इनके रोल्स भी चेंज हो सकते हैं। जैसे ये अगर वर्क स्टेशन क्लाइंट है तो अगर इन्हीं पर्सनल कंप्यूटर्स को अगर हम इसके साथ अटैच कर देंगे तो ये सर्वर बन जाएगा और बाकी जो कंप्यूटर्स होंगे वो उसके क्लाइंट कंप्यूटर्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिपेंड ऑन कि हम किस तरीके से जो है इनका रोल जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली तमाम स्टूडेंट्स ने इस लेक्चर की मदद से काफ़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।